नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके नोट्स के सभी क्वेश्चंस आपके होंगे और ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे और अच्छे तरीका से आप लोग सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। यही आपके आने वाली जो अभी आपके एग्जाम है आपका, जो कि आपका कल आपका एग्जाम होने वाला है, फिर आपका अलग जो है आपका 3 फेज में आपका टोटल एग्जाम आपका कंडक्ट होना है। इसके लिए यही आपका जो है महत्वपूर्ण आपका साबित होगा, ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बेहतर हो। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि बीएसएससी और बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आपका रिलीज आपका ऑथेंटिक हालांकि नहीं किया गया है, लेकिन बीएसएससी का आप देखेंगे तो तीसरे यानी कि आपका 3 मंथ का आपको टाइम दिया गया है, यानी कि चौथे मंथ में इसका जो है एग्जाम डेट आपका आने वाला है, मतलब फाइनली आपका एग्जाम होगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का फ्रेंड्स आपका अप्रैल में एग्जाम डेट आपका आ रहा है। तो आप सभी लोग इसके लिए जो है तैयार हो जाइए। अप्रैल में इसका एग्जाम डेट आपका आ जाएगा और अप्रैल मई तक आपके एग्जाम इसका फाइनली आपका कंडक्ट आपका हो जाएगा। सारा कुछ आपका ऑथेंटिक आपका सूचना आपका आ गया है। तो बाकी हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या आपका डेट जो है मेंशन आपका किया जाता है। बाकी किसी प्रकार को ऑफिशियल जो है आपका ऑथेंटिक अपडेट आता है तो मैं आपको फिर से इन्फॉर्म करूंगा। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे। इसमें हम लोग 80+ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका सिलेक्टिव सारा क्वेश्चंस आपका डाला गया है। तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, ये आपको पर पूछा है। थोड़ा सा आप सभी लोगों को स्पीड चलना है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आप सभी लोगों को स्पीड चलना है और क्वेश्चन को 2-3 बार आपको जो है रिपीट करवा देंगे तो आपका याद हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए आपको पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, ये आपके लाल प्रकाश में होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है, तो इसका कारण आपका होता है क्लोरोफिल। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो हमारे पत्ती होता है इसका कलर जो होता है ये हरा क्यों होता है, तो ये प्रकाश ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये आपके मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। साथियों याद रखेंगे राइजोबियम होता है जो कि नाइट्रोजनीकरण की जो क्रियाएं आपकी होती है पेड़ पौधों के जड़ों में, उसको मुख्य रूप से जो आपका उत्तरदायी करता है, ये कौन करता है, तो राइजोबियम के द्वारा आपका किया जाता है। क्लियर है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो राइजोबियम है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव है। ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, 2 से 3 बार आपको रिवीजन कर लेना है। कंप्लीटली यहाँ से आपका कवर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए साथियों कहा जा रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, जस्ट भी मैंने आपको रिवील कराया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों देखिए आपका डीएलएड के लिए स्पेशल मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस को आपको कवर कराया है नोट्स के रूप में। इतना अगर आप सभी लोग कवर कर लेते हैं, डेफिनेटली चैलेंज है कि क्वेश्चंस इसके बाहर आपके नहीं जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो जो डीएलएड का आपका लेवल आपका पूछने का है, क्योंकि डीएलएड का आप देखेंगे इसका एक खास आपका पैटर्न है आपका, जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। और सभी क्वेश्चंस में मैंने जो है डबल सेशन करके सभी क्लास में मैंने आपको इसलिए कवर कराया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका कमांडिंग आपका हो जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो डबल सेशन में 80 क्वेश्चन मैंने करके कवर कराया है। और यही कारण है आपका, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होता। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर अगर कमांडिंग रहेगा तो ही आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पढ़ने से फाइनली आपका कुछ नहीं होता है, क्योंकि 10 जो कि देखेंगे तो सीबीटी मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। 3 लाख आपका अप्रोक्स आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, चाहे कंपिटिटिव टाइप एग्जाम हो या फिर ऑल ओवर आपका कोई भी एग्जाम हो, जिसमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक कंपिटिटिव टाइप का एग्जाम कंडक्ट होता है। इसमें आपको मेनली यही चीज़ आपका जो है आपका बेहतर आपका परफॉर्मेंस कराता है कि कितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर जो है प्रैक्टिस किए हैं, कितने क्वेश्चंस को आपने तैयार किया है। और इन सभी में ऐसा नहीं कि कोई अगर जो है आपको डायरेक्टली अगर कुछ क्वेश्चंस आपको लिखा करके अगर कहता है कि आ जाएगा यहाँ से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन टू द पैटर्न अगर कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं या फिर सिलेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ से चूंकि जो क्वेश्चन आपका बराबर रिपीट होता है उसको कवर किया जाए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस रूप में मैंने आपको कवर करा दिया है। तो आप सभी लोग कंटिन्यू उसको रिविजन करते रहे, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी आपकी होंगी। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है, ये आपको पर पूछा है। देखिए जैसे ही जल फ्रेंड्स आपका कह दिया, तो जल जो होता है
ये जाइलम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो देखिए जाइलम आपको कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज का संचालन किसके द्वारा होता है, तो ये आपका मूलसेम के द्वारा होता है। क्लियर है। देखिए नया क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हुआ है, किसके द्वारा होता है, तो मूलसेम के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में जल का जो चढ़ाव होता है ये किस क्रिया के द्वारा होता है, तो केशिकात्व क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पौधों में, देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है, ये आपको नंबर पूछा है। देखिए खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो ये आपका फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जिन भी चीज़ों की प्राप्ति होती है पेड़ पौधों के लिए आवश्यक चीज़ें, ये आपके फ्लोएम के द्वारा जो है पेड़ पौधों के सभी अंगों तक पहुँचाया जाता है। और आप देखेंगे तो पूछा जाता है कि जो आपके चालनी नलिकाएँ होती है, पूछा जाता है कि चालनी नलिकाएँ किस में पाई जाती है, तो ये आपके फ्लोएम में पाई जाती है। जटिल उत्तक की उदाहरण की बात करेंगे तो आपके जटिल उत्तक की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके जो है आपका फ्लोएम और जो जाइलम आपके होते हैं ये आपके जटिल उत्तक के उदाहरण होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। देखिए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों ये कहा जाता है आपके लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए बीएसएससी का और बिहार पुलिस का जो है एक मेरा सेकंड चैनल पर आपका क्या है कि आपको चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पर अभी डीएलएड को थोड़ा सा जो है टारगेट किया गया है, तो डीएलएड भी आपका चलेगा। बिहार पुलिस और बीएसएससी का आपका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, जहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सेकंड चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पर फिलहाल आप सभी लोगों को जो है बीएसएससी और बिहार पुलिस का लगातार अभी सेट प्रोवाइड किया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन, तो वहाँ पर जाकर के आप सभी लोग जो है फिलहाल आप सभी लोग कवर करेंगे। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर आपका चलेगा बिहार पुलिस और आपके बीएसएससी, चूँकि आप एग्जाम डेट आपका इसका मेंशन कर दिया गया है और समय काफ़ी ज़्यादा आपका कम दिया गया है। तो आप देखेंगे तो आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, तो लाइसोसोम कहलाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये आपको नंबर बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लाइसोसोम की बात करेंगे तो डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री की साथियों बात करेंगे, ये राइबोसोम कहलाता है। देखिए एक नज़र डालते ही आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है तुरंत, आपको 2 से 3 सेकंड में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि मैक्सिमम आपका यही आपका जो है टाइम आपके रहने चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो दिया गया प्रोटीन का फैक्ट्री कौन कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है ये आपका सोयाबीन है। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिकतम किया जाता है। अब देखिए बड़े व्यक्ति में अगर प्रोटीन की कमी के कारण से बीमारी होती है, इसे हम लोग कहते हैं मेरस्मस, जबकि छोटे बच्चों में अगर ये बीमारी होती है इसे हम लोग कहते हैं क्वाशियोर्कर। क्लियर है सारी चीज़ आपका, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है, ये आपको पर पूछा रहे। देखिए प्रोटीन संश्लेषण की बात करेंगे तो ये आपका साथियों जो है राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो ये आपके राइबोसोम के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था। डीएनए की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका कॉर्न वर्ग के द्वारा किया गया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, तो कॉर्न वर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया। देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था, मेंडल, वाटसन, कॉर्नबर्ग, हरगोविंद खुराना आपको दिया गया है, यानी कि हरगोविंद खुराना। तो देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का जो संश्लेषण किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, ये आपको पर पूछा रहे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो 50% आपका योगदान होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। देखिए सेट पैटर्न वाला क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत रिपीट किया गया है।
तो साथियों कहा जा रहा है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो देखिए मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, जिसे हम लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं। और देखिए मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण से होता है। अच्छा, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। और हमारे बॉडी का जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये आपके अग्नाशय होती है। तो ऑप्शन आपका साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अभी मैंने आपको क्लियर करा दिया है, अग्नाशय में बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? देखिए दोस्तों याद रखेंगे विटामिन आपके जो है ए जो है ये आपका दूध में पाया जाता है, बी भी आपके दूध में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन जो आपके सी होते हैं ये अक्सर खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे विटामिन जो आपका सी होता है ये खट्टे फलों में आपके पाए जाते हैं। अगर विटामिन सी अगर दूध में अगर पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं दूध आपके फट जाएंगे, और यही कारण है कि विटामिन जो आपके सी होते हैं ये आपके दूध में नहीं पाए जाते। विटामिन डी भी देखेंगे तो ये आपके दूध में जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं विटामिन ए का, इसका केमिकल नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है, और ये सबसे अधिकतम मात्रा में गाजर में फ्रेंड्स आपके पाए जाते हैं। क्लियर है इतने चीज़ें यहाँ से। विटामिन बी की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा केला में पाया जाता है, इसका केमिकल नेम थायमिन होता है। इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की बात करेंगे तो ये आपके जो है आंवला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। केमिकल नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके कमी के कारण से बाल का झड़ना या फिर त्वचा में अनेक तरह के बीमारी होना, घाव करना, भर पाना, तो ये सभी आपके विटामिन सी के लिए उत्तरदायी होते हैं। विटामिन डी की बात करेंगे तो ये आपके जो है मछली के तेल में और जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाया जाता है। इसकी कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हमारे वसा में घुलनशील होता है विटामिन आपका यानी कि फैट सोलेबल, ये कौन कौन से विटामिन होता है? तो ध्यान रखेंगे ए, डी, ई और आपका जो के होता है ये आपका वसा में घुलनशील होता है। जबकि हम बात करेंगे पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो ध्यान रखेंगे सी एच। देखिए सी एच और बी कॉम्प्लेक्स या फिर आप बी बोल सकते हैं। तो ये सभी आपके वसा में आपके पानी में आपके घुलनशील होते हैं। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को आप सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा विटामिन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखिए मैंने बी आपको डिस्कस करा दिया है, सी करा दिया है, के करा दिया है। अब देखिए विटामिन के की बात करेंगे तो इसकी कमी के कारण से जो ब्लड होते हैं यानी कि रक्त होते हैं ये थक्का ना बन पाता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे यहाँ से। ऑप्शन साथ यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी आपके उत्सर्जित होते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, ये आपको नंबर पूछा है। देखिए बार बार रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन को, याद रखिएगा आप सभी लोग। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस में बात करेंगे तो ये आपका 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन फिर ऑप्शन में आपको जो है 36.6 आपका रेयर केस में दिया जाता है, अप्रोक्स में आपका 37 डिग्री आपका सेल्सियस आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको सेल्सियस में पूछा जाता है तो 37 डिग्री आपका सेल्सियस होगा। एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 आपका डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर आपका 37 डिग्री आपका सेल्सियस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ये आपको पर पूछा है। प्रश्न है आपका स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो बाह्य किसी प्रकार की चीज़ों की संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क को पहुंचाती है, इसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जो है धागेनुमा आकृति लगी होती है, जिसमें कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो टोटल आपका 31 जोड़ी होती है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव दिया गया है, इग्नोर नहीं करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहे। जहाँ पर भी पढ़ते हैं टिक करके पढ़िए और धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली जो है आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, आपको नंबर बताना है। साथियों गुणसूत्र की बात करेंगे तो ये वाल्डेयर ने किया था। अच्छा, गुणसूत्र की टोटल संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 23 जोड़ा होता है। टोटल अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 46 होता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं।
तो गुणसूत्र की जो है कहा जा रहा है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो वेल्डेयर ने किया था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिवील करा दिया है मैंने, तो ये आपका हो जाएगा 46। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्पीड थोड़ा सा चलेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न, कहा जा रहा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। बताइए आप लोग, माइकोप्लाज्मा, शुक्राणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। देखिए 40 क्वेश्चन करके मैंने जो है सेशन वाइज जो कवर करा रहा हूँ आपको कम से कम इसमें 30 प्लस आपको स्कोर करना है। इतना अगर स्कोर आप कर ले रहे हैं तो फाइनली आप फाइनल में भी अगर इतना स्कोर कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% सिक्योर रही गवर्नमेंट कॉलेज आपका प्रीफर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा आपका, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। शुक्राणु आप लोग समझ रहे हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे बॉडी का सेना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, हाथ की, पैर की, तंत्रिका तंत्र की, इनमें से कोई नहीं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की। किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्रश्न फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इसे हम लोग कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए कहते हैं। डाई न्यूक्लिक राइबोज एसिड आपका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं डीएनए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में साथियों नेक्स्ट में बोला जा रहा है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र ये आपके कहाँ पर होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या फिर कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए टमाटर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो इसमें साथियों याद रखेंगे आप सब, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण से होता है। प्रश्न हमारा कि टमाटर का खाने वाला जो भाग होता है ये हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो हम लोग खाते हैं मध्य फल भित्ति को, सॉरी आपका फल भित्ति को खाते हैं। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पपीता अगर आपको पूछता तब आपका हो जाता मध्य फल भित्ति। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फल भित्ति, यानी कि ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है। तो देखिए सेम क्वेश्चन आपका आ भी गया, तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मध्य फल भित्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कीजिए इसको। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण से होता है, लाइकोपिन, यूरोक्रोम, मेलानिन, कुकुरमिन। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए याद रखना कि हल्दी का जो पीला रंग होता है ये मुख्य रूप से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो कुकुरमिन के कारण से होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हल्दी का पीला रंग किसके कारण से होता है, तो कुकुरमिन के कारण से होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया है, तो ये आपके लाइकोपिन के कारण से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपको रिवीजन कर लेना है, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर प्राइवेट ग्रुप में आप एड हो करके सारे नोट्स को लेकर के आप सभी लोग रिवीजन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायरी ले लेना है। सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन करके जाए आप लोग, जितनी भी आपका नोट्स प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कल जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम में आप सभी लोग इस नंबर पर जो है जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग जो है 7050513705 पर SMS करके सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग जो है कॉल या फिर व्हाट्सएप पर आप सभी लोगों को सेंड कर देना है, ताकि उसको रिवील कराया जाए और जो भी कैंडिडेट जो है आगामी देने वाले एग्जाम है उसके लिए फायदा हो सके, एक पैटर्न आपका जो है क्लियर आपका हो पाए कि किस लेवल से आपके क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ऑप्शन साथियों सामने दिया गया है। देखिए दूध की बात करेंगे तो दूध में आपका लैक्टोज पाया जाता है। क्लियर है। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। अब देखिए कोई भी एग्जाम देंगे ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा ही जाता है, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है।
तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है। दिया गया अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। देखिए वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, वेदन क्षमता सबसे अधिकतम गामा किरण की होती है। जबकि बात करेंगे सबसे तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम किसका होता है, तो फिर आपका जो है गामा का हो जाएगा। लेकिन वेदन क्षमता सबसे देखिए आपका प्रश्न में क्या था कि वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, तो देखिए गामा की जो वेदन क्षमता होती है ये सबसे अधिक इसकी वेदन क्षमता होती है, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य देखेंगे तो इसका कम होता है। जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे तो ये आपके अल्फा का होता है। क्लियर है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है, तो गामा किरण में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा बैगनी। देखिए बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो ये आपका लाल प्रकाश हो जाएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इन्हीं कारण से लाल कलर का जो है सिग्नल वगैरह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि बैगनी की फ्रेंड्स बात किया जाए तो इसका विचलन जो है काफ़ी अधिकतम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य मिनिमम होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो ये आपका बैगनी प्रकाश का होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए बराबर आपसे पूछा जाता है कि जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होता है, तो ठोस में जो होता है ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होता है, या फिर ऑप्शन में आपको स्टील दिया हुआ रहता है। स्टील या तो ठोस दिया रहेगा, तो फेमस क्वेश्चन आपका बराबर रिपीट होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। साथियों याद रखेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। आप देखेंगे प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किसके कारण काला दिखाई देता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। देखिए क्या है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होते हैं, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण प्रकाश परावर्तन की घटनाएं नहीं हो पाती है, और इसी कारण से आपका होता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो प्रकाश का परिकिरण न होने के कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देते हुए प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है। दिया गया उद्दीपन, परिकिरणन, अपवर्तन, परावर्तन। देखिए समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिकिरणन के कारण से समुद्र का जल नीला दिखाई देते हुए प्रतीत होता है। या फिर हम बात करेंगे आसमान स्काई की, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पूछा जाता है कि आसमान नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण से। क्योंकि आप देखेंगे तो हमारा जो ब्लू प्रकाश होता है, नीला प्रकाश होता है, इसका परिकिरणन अधिक होने के कारण से, अधिक बिखरने के कारण से आसमान हमें नीला दिखाई देते हुए प्रतीत होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तारा जो है ये किसके कारण से टिमटिमाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन के कारण से। तारा किस कारण से टिमटिमाते हैं, तो ये आपका अपवर्तन के कारण से टिमटिमाता है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। परिकिरणन नहीं लगाना, परिकिरणन आपके दिन के समय में होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। अपवर्तन आपका होगा क्योंकि तारे जो हमें रात्रि में टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि हीटर का तार किसका बना होता है। देखिए हीटर का तार किसका बना होता है, तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का, नाइक्रोम का। देखिए हीटर का तार किसका बना होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। जबकि बल्ब में जो प्रयोग होता है फिलामेंट, ये आपके टंगस्टन का बना होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो आपके टंगस्टन है इसका गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हीटर में पूछा जाता है कि जो प्रयोग किया जाता है चीनी मिट्टी के रूप में, ये किसका बना होता है, तो ये अभ्रक का बना होता है। क्योंकि अभ्रक आप देखेंगे तो ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के आपके कुचालक होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो अभ्रक का उत्पादन किया जाता है
झारखंड के जो है जादूगोड़ा नामक स्थान पर किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न के साथियों बात करें तो कहा जा रहा है कि तेल दीप में बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए तेल दीप में बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये आपका केशिकत्व क्रिया के कारण से, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रवाह गैस कौन सा है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस में आपको फटाफट अटेम्प्ट लेते चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए। तो प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है। तो देखिए ग्रीन हाउस की बात करेंगे तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपलसरी आपका होता है, मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो CO2 आपका होगा, लेकिन आप देखेंगे तो टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आपका CO2 आपका होना चाहिए था, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए फ्रेंड्स आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका जिम्मेदार होता है। ग्रीन हाउस प्रवाह ही जब ऊंचे स्तर पर होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है सारी चीज़ें आपका, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए परमाणु बम की बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन आपका नहीं होगा। आगे बढ़िए, देखिए दिया गया है यहाँ पर आपका नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर है, तो नाभिकीय संलयन पर। फटाफट आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट लेते चलेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट आपका सेशन आपका कंटिन्यू आपका होता है, तो आप सभी लोग यहाँ से जो है अगला सेशन को कंटिन्यू कीजिए और देखिए कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो साथियों कहा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन की अगर साथियों बात करेंगे तो इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। इस न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाता है कि कैडमियम छड़ का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो देखिए द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु Hg होता है, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं, या फिर इसे क्विक सिल्वर के रूप में भी जाना जाता है, और इसी का प्रयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपके भखरा सिंदूर आपका होता है जिसका सूत्र HgS होता है, जिसे हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, यही आपका होता है। तो प्रश्न में है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। फ्रेंड्स याद रखना आप सभी लोग, प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। देखिए अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, अदिश राशि कौन नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए अदिश राशि कौन नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए इसका मतलब सदिश होगा, तो ध्यान रखिए आप सभी लोग कि जो बल होता है, बल हमारा सदिश राशि होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको बताना है। तो कार्य आपका अदिश होता है, ताप आपका अदिश होता है। आगे आप देखेंगे तो आपको चाल दिया गया है, चाल आपका जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। संवेग आपका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग जिसे हम लोग P बराबर mv के द्वारा डिनोट करते हैं, मोमेंटम जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा संवेग। अगर आपको ये पूछा जाता है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड आपका होता है, तो इसको भी आप सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब अदिश है। तो देखिए ऊर्जा जो है ये आपके अदिश राशि होते हैं, इसमें केवल परिमाण होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन की आवश्यकताएं नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करेंगे ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। विस्थापन की बात करेंगे तो मीटर होता है। बल का बात करेंगे तो न्यूटन होता है, इसी न्यूटन को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। त्वरण की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न है फ्रेंड्स कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि शुष्क बर्फ क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। शुष्क बर्फ क्या है, तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ। ऑप्शन पहले देखिए यहाँ पर आपको कहाँ दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी प्रश्न आपसे बनने चाहिए। ये कब मैंने इन सभी को कंप्लीट करा दिया है और इतना ज़्यादा मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है,
स्पेशल डीएलएड के लिए आपका पूर्णतः सिलेबस खत्म हो गया है। आप देखेंगे तो बेहतर तरीका से अगर आपने रिवीजन किया हुआ है तो सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया था ये आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आपको नंबर बताना है। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की खोज किन के द्वारा किया गया था? तो प्रोटॉन का जो खोज किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए आपका नेक्स्ट पेज में आपका आ गया है, हालांकि नेक्स्ट क्लास से इसको जो है मैनेज किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा आपका पीडीएफ। इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो है आपका एरर टाइप का लगने लगता है। तो आप देखेंगे तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि प्रोटॉन की खोज जो है किन के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था? देखिए न्यूट्रॉन का खोज आपका जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न हमारा पूछा जाता है, निम्न में से किस पर कोई आवेश नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ये आपको नंबर बताना है। देखिए परमाणु के नाभिक की खोज किनके द्वारा किया गया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके इन्होंने जो है नाभिक का खोज किया था। और रदरफोर्ड ने ही बताया था कि परमाणु विभाज्य, चूंकि आप देखेंगे तो परमाणु के अंतर्गत इन्होंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किया था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो है किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, तो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके इसके अंदर से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किया था। इसने ये जो है निकाल करके बताया कि परमाणु क्या है आपका, तो विभाज्य है। क्लियर है आपका? ऑप्शन साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। देखिए परमाणु के नाभिक में साथियों आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। खोजिए आप आंसर कहाँ पर दिया है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका। तो देखेंगे तो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑप्शन हमारा सी में आपको दिया गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि मार्स गैस कहलाता है। मुझे पता था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। तो जब भी आपका आता था मीथेन को लेकर के, तो मैंने आपको कवर भी कराया था। आप ध्यान रखेंगे CH4 जो आपका होता है, जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं, इसी को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है। और याद रखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण जो आपका होता है आपका मीथेन ही होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि नोबेल गैस है। देखिए नोबेल गैस को ही कहा जाता है ओकिरी गैस कहा जाता है। इसकी जो टोटल संख्या है ये आपका 6 होता है, जिसमें कि आप देखेंगे तो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपके होते हैं। टोटल 6 होते हैं। तो यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा ओकिरी गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका रेडॉन है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन गैस की जो उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी को फटने के कारण से जमीन के अंदर से ये आपके फ्रेंड्स निकलते हैं। तो प्रश्न है कि नोबेल गैस कहलाता है, तो नोबेल गैस क्या कहलाता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी आपके नोबेल गैस होते हैं, जिसको आवर्त सारणी के वर्ग 18 के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका रखा गया है। जिसे और यहाँ से देखिए याद रखेंगे नोबेल गैस को कहाँ पर रखा गया है, तो आवर्त सारणी के 18 में रखा गया है, जिसे जीरो समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि सबसे हल्की धातु क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए सबसे हल्की धातु की बात करेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु क्या है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। ऑप्शन साथियों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सबसे कठोर धातु क्या है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कार्बन का 2 अपरूप आपका होता है, एक आपका होता है हीरा, दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट। तो प्रकृति में सबसे शुद्धतम या कठोरतम पूछा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा जो चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है, जिसका कि अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ग्रेफाइट दिया गया है, ग्रेड पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, स्नेहक को बनाने के लिए
ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तुरंत आंसर लगाइए, ऑप्शन सी हीरा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है। देखिए प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिसिटी, मतलब आप जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आप खींच सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है। तो सोना होता है, जो कि आपके सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थता यानी औघात वर्धनता के गुण को प्रदर्शित करता है। लेकिन ऑप्शन में फ्रेंड्स देखेंगे तो कहीं पर भी आपको सोना नहीं दिया गया है। तो सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्टील। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए वायुयान के जो टायर में भरी जाने वाली गैस होता है, दिया गया है हीलियम, हाइड्रोजन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही याद रखेंगे आपसे लोग, वायुयान के टायर में हीलियम गैस को भरी जाती है, क्योंकि ये आपका जो है ज्वलनशील नहीं होता है, प्लस ये गैस हल्की होने के कारण से वायुयान को उड़ने में भी सहायता प्रदान करती है। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, हंसने वाली गैस कौन सी है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हंसने वाली गैस की बात करेंगे तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। देखिए भारी जल का जो सूत्र होता है D2 होता है, जिसे हम लोग डायट्रियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसका जो प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जिसका सूत्र आपका होता है D2, जिसे हम लोग डायट्रियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। और यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु रिएक्टर में किस प्रकार के यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। और देखिए कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। तो देखिए यहाँ से फिर से आप समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है प्रश्न में हमारा कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारी जल का रासायनिक सूत्र आपका होता है D2, जिसे हम लोग डायट्रियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका द्रव्यमान संख्या आपका जो है 20 होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है, 20 होता है। अब देखिए परमाणु रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो पूछा जाता है कैडमियम छड़ को लेकर के, तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। जबकि फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सब लोग कि जो आपका परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम आपका 235 का प्रयोग किया जाता है। इतने पॉइंट को यहाँ से क्लियर रखेंगे। अब प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायट्रियम या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन आपका साथियों डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए कृत्रिम वर्षा जो है कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, रिपीट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये आपको पर पूछा है। देखिए क्लियर यहाँ समझिए आप लोग कि जो हमारा शुद्ध सोना होता है, जो प्योर आपका सोना होता है, ये 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो हमारा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसके कारण से क्या है, इसका आभूषण के रूप में इसका व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि 6 भाग आपका जो है तांबा मिला दिया जाता है, ताकि ये 18 कैरेट का हो जाए और ये थोड़ा जो है स्ट्रॉन्ग हो पाए, ताकि आभूषण के रूप में बनाया जाए। तो देखिए जो हमारा सोना होता है, जो आभूषण बनाने के लिए आपका 18 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है, जिसमें कि 6 भाग आपका तांबा मिलाया जाता है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है, तो 18 कैरेट में आपको शुद्ध सोना निकालना है। तो नीचे 24 रखिए और 100 से गुना कीजिए। 6 3 18, 6 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे तो ये आपका जो है 25 बार में आपका कट जाए। 25 3 आपका 75, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 75%। ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है एग्जाम हॉल के अंतर्गत, आप याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपके पूछे जाते हैं। तो याद रखना कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ये आपका 75% होता है। सी हमारा साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि बच्चे फूल को, कहा जा रहा है कि बच्चे कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है या फिर एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसीटिलीन दिया गया है। अब देखिए एसीटिलीन की प्राप्ति कैसे होता है, तो जब भी कभी कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो एसीटिलीन गैस बनता है। साथ ही याद रखेंगे एसीटिलीन का प्रयोग गैस वेल्डिंग करने में भी किया जाता है। इतनी चीज़ों को यहाँ से क्लियर रखिए। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि पारा का मुख्य अयस्क क्या है। काफ़ी बार मैंने इसको कवर करा दिया है, तो ये आपका हो जाएगा सेने बार। ध्यान रखेंगे सेने।
सिनेबार आपका हो जाएगा, जो कि पारा का आपका अयस्क होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिनेबार, जिसका परमाणु क्रमांक आपका जो है 80 आपका होता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपका जमता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। इतने चीज़ों को आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि बर्फ का द्रव्यनांक कितना होता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। देखिए बर्फ का द्रव्यनांक कितना होता है साथियों, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस जो है बर्फ का द्रव्यनांक होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, अब आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कैडमियम का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन को जितना आप सभी लोग विश्लेषण करेंगे इतना क्लियर होगा और इसी से फाइनली आपका मार्क्स इंक्रीज होता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा और यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा। तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है, ये आपको नंबर बताना है। साथियों याद रखना है, जो हमारे ध्वनि तरंग होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है, जबकि प्रकाश की बात करेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है, ये आपको नंबर बताना है। ध्वनि तरंग की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबवत गमन करती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग की इकाई क्या होती है, तो डेसिबल होती है। ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। और भी क्लियर कर सकते हैं कि जो ध्वनि यानी कि जो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए अवरोध सतह का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये आपका 17 मीटर आपके होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए हमारे श्रव्यता सीमा में अगर देखा जाए तो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 तक के हम लोग ध्वनि को जो है सुन सकते हैं। देखिए 20 हर्ज से अगर कम होगा इसे हम लोग कहते हैं अपसरबी। 20,000 अधिक से होता है, 20,000 अधिक अगर ध्वनि होता है तो इसे हम लोग कहते हैं परासरबी, अपसरबी कहते हैं। सॉरी यहाँ कहते हैं हम लोग अपसरबी। 20 से अगर कम होगा तो अपसरबी, यहाँ से यहाँ आपका होगा तो परासरबी, और 20,000 से अधिक होगा तो इसे हम लोग करते हैं अल्ट्रासोनिक। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य कौन से तरंग नहीं सुन सकता है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परासरबी को नहीं सुन सकता है। सरबी आपको किसको कहना है, तो आपका 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के बीच जो हमारा ध्वनि होता है इसे हम लोग कहते हैं सरबी ध्वनि, जबकि 20,000 हर्ज से अधिक होगा तो परासरबी कहेंगे। ऑप्शन हमका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि मानव नेत्र की अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपको नंबर बताना है। मानव नेत्र की अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा आपका, मीथेन हो जाएगा। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वायु गैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है। देखिए वायु गैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसको मैंने कवर करा दिया है, डायरेक्ट याद रखिए। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। लोहे का सबसे शुद्धतम तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, यह साथियों आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ऑप्शन हमारा जो है आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है। देखिए मूर्ख सोना, धूर्त सोना, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताना है, या फिर आपको पूछा जाता है कि झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो देखिए पायराइट को कहा जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे पायराइट को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है
एलपीजी के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए जो एलपीजी होता है जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि ये जो आपके होते हैं गंधहीन होते हैं, इसमें किसी प्रकार के गंध नहीं होते हैं। इसको गंधयुक्त करने के लिए जो है इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें आपका जो है मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, जिसके कारण से इसका रिसाव का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, यह आपको बताना है। हाइड्रोजन, हीलियम, प्लेटिनम, लिथियम, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्का तत्व है, ये हमारा साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। तो देखिए लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। तो देखिए आपका जो है पालक में लौह की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको लगाना है हरे पत्ते वाली सब्जी, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे तो लोहा जो है पालक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स कांसा की बात करेंगे, कांसा किसका मिश्र धातु है। तो देखिए यहाँ पर ऑथेंटिक हमारा जो आंसर हो जाएगा ये तांबा तथा टीन का मिश्र धातु होता है। यहाँ से एक आपका पूछा जाता है पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल कॉपर और आपका जो है जिंक का मिश्र धातु आपका होता है। जबकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा तथा टीन का है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रयोग किया जाता है ये आपका अमोनिया गैस का किया जाता है, जिसका सूत्र आपका NH3 होता है। लेकिन साथियों देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको फ्रियोन दिया रहता है तो आपको फ्रियोन लगाना है, क्योंकि आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर में आपका फ्रियोन का भी प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा आपका अमोनिया का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि अश्रु गैस कहलाता है। देखिए अश्रु गैस जो कि टीयर गैस के रूप में जाना जाता है, पुलिस वालों के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए देखेंगे तो आप क्या है कि आंसू का गोला दागा जाता है, जिसे टीयर गैस के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए बताइएगा इसमें आपका किसका जो है प्रयोग आपका होता है। तो देखिए इसमें आपका जो है क्लोरो एसीटोफिनोन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्लोरीन आपको दिया रहता है, अगर क्लोरीन दिया रहेगा तो क्लोरीन लगाना, अगर आपको क्लोरो एसीटोफिनोन दिया रहता है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कि प्रयोग अश्रु गैस के रूप में आपका किया जाता है। तो क्लियर है, ऑप्शन आपका बी फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा। देखिए रिपीट कर लेना इन सभी क्वेश्चंस को। कहा जा रहा है कि अश्रु गैस कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरो एसीटोफिनोन, बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। देखिए रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को कौन बनाए रखता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए थर्मोस्टेट किसी भी टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है, नियत बनाए रखता है। तो राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोस्टेट का किया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है अंडे का आवरण किसका बना होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स याद रखना आप सभी लोग, प्रश्न है कि अंडे का आवरण बना होता है, तो साथियों याद रखेंगे ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका सूत्र की बात करेंगे तो CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका होता है, CaO। देखिए इसका जो आपका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO आपका 3 होता है, ध्यान रखेंगे CaCO आपका 3 होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है बी फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों 80+ मैंने क्वेश्चंस आपको रिवील करा दिया है, ये सभी क्वेश्चंस आपके DLED के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको कंटिन्यू रिवीजन करते रहेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथियों जो भी कैंडिडेट अभी तक नोट्स को अचीव नहीं किए हुए तो इस नंबर पर आपको SMS करके आपको नोट्स को ले लेना है, और इस ग्रुप में ही आपका फिर क्या है कि बिहार पुलिस और BSSC का आपका क्लास आपका चलेगा। इसके लिए 31 रुपीज़ आपको फी पेमेंट करके आपको ऐड हो जाना है, जिसके अंतर्गत फिर आपका बिहार B.Ed, चाहे आपका बिहार SSC, फिर बिहार पुलिस आपका सारा का आपका यहाँ पर कंबाइंड आपका टेस्ट आपका चलेगा। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से यहाँ पर जितनी भी नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किया गया है इन सभी का एक जोरदार तरीका से रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाएं, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक आप सभी लोग जो है अवश्य क्या करें। और जो कैंडिडेट कल एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन जो है इसी नंबर पर आपको जो है शेयर आपको कर देना है, या फिर कॉल करके आप सभी लोग जो है जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो आपको याद रहेंगे ये आप सभी लोगों को कॉल पे बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।